दिस इज रीमा एंड करंटली आई एम वर्किंग एज एन IBPS PO और मैंने बहुत सारे प्री मेंस और इंटरव्यूज दिए हैं। तो ये वीडियो स्पेशली श्रुति के लिए है, उन्होंने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन एंड हाउ यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन और बैंक एग्जाम्स आखिर होते क्या हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैंक एग्जाम्स और इंश्योरेंस एग्जाम क्या होते हैं। ये एग्जाम जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जाने के लिए, इंश्योरेंस कंपनीज में और बैंक्स में जाने के लिए। और पूरे साल में टोटल 6 बैंक के एग्जाम होते हैं, 3 क्लेरिकल में 3 ऑफिसर्स के लिए। और क्लेरिकल में सबसे पहले RRB, उसके बाद IBPS क्लर्क और फिर SBI क्लर्क। ये इनकी टफनेस की भी हायरार्की है। सबसे इजी RRB क्लेरिकल होता है, उसके बाद थोड़ा सा टफ होता है कंपैरेटिवली IBPS क्लेरिकल और उसके बाद हाईएस्ट होता है SBI क्लेरिकल। और PO में अगर बात करें तो सेम PO के लिए RRB PO जो है वो सबसे इजी, उसके बाद IBPS PO, उसके बाद SBI PO। ऑफिसर लेवल में सबके इंटरव्यूज होते हैं, पर क्लेरिकल में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस दोनों स्टेज क्लियर है तो आपकी जॉब फिक्स हो जाती है। बट वहीं एज पर दैट ऑफिसर में आपको इंटरव्यू देना मैंडेटरी है, इंटरव्यू क्वालिफाई करना इम्पोर्टेंट होता है। वैसे ही इंश्योरेंस एग्जाम होते हैं, उसमें भी असिस्टेंट और AO होता है। असिस्टेंट जो होता है वो क्लेरिकल पोस्ट के लिए है और AO जो होता है वो होता है आपका ऑफिसर पोस्ट के लिए, और उसमें भी इंटरव्यू रहता है और असिस्टेंट क्लेरिकल की तरह होता है। तो टोटल इंश्योरेंस में भी 4 से 5 एग्जाम्स होते ही हैं थ्रू आउट द ईयर। तो टोटल अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी की बात की जाए तो पूरे साल में 10 से 12 एग्जाम्स ऐसे होते ही हैं जिसमें आपको सिर्फ आपकी एक सीट जो है वो मिल जाए, अगर आप प्रॉपर मेहनत करें डेडिकेशन से। तो अगर आपको एक सीट चाहिए तो आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। देखिए, आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि सिलेबस है क्या, आप क्या पढ़ रहे हैं, पेपर में क्या पूछते हैं, पेपर में क्या आता है। आपको वो किसी भी साइट से इजीली मिल जाएगा, आप उसे नोट डाउन करिए। प्रीलिम्स का अलग सिलेबस होता है, मेंस का अलग सिलेबस होता है। प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का अलग अलग नोट करिएगा। कुछ टॉपिक सिमिलर होते हैं बट जो टफनेस है वो वेरी करती है। प्रीलिम्स में ऑब्वियस सी बात है आसान क्वेश्चन आएगा, जब प्रीलिम्स से मेंस में आप शिफ्ट करेंगे तो वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो ये सब ध्यान देना पड़ता है। और वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है। प्रीलिम्स में तो स्पेशली प्रीलिम्स में पेपर काफी प्रिडिक्टेबल आता है, पेपर स्पीड बेस्ड होता है। तो अगर आपको पता है प्रीलिम्स में कि क्या क्या आपको पढ़ना है तो आपका प्रीलिम्स बहुत ही इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो आपको देखना है कि आपको पहले से क्या क्या आता है। तो मैथ्स में आपको पहले से, मतलब ये तो ऐसा ही कि ये तो आना ही चाहिए, चाहे आप पेपर दे रहे हो नहीं दे रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो नहीं कर रहे हो। बेसिक क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बिना पेन पेंसिल के कैलकुलेशन करना, ये सब आपको आना चाहिए। वहीं इंग्लिश में आपको बेसिक ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए कि भाई ठीक है, जो पढ़ रहे हैं वो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। हैज लगेगा पास्ट टेंस में, हैड लगेगा या हैव लगेगा, ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए इंग्लिश के लिए। और रीजनिंग में रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में अगर आपके पास कोई भी पीछे का नॉलेज नहीं है, प्रीवियस नॉलेज नहीं है, तो भी आपका काम चल जाएगा। आप एकदम फ्रेश से भी स्टार्ट करेंगे तो रीजनिंग प्रीलिम्स की तो उतनी टफ नहीं पड़ती है जितनी बाकी के 2 सब्जेक्ट्स मैथ्स और इंग्लिश होंगे। तो रीजनिंग अगर आपको नहीं भी आती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज की ठीक है, तो रीजनिंग आपको बन जाएगी। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरा आप सबसे एक सजेशन होगा कि आप सभी एक बार एक मॉक बिना पढ़े, बिना कुछ पढ़े देके देखिए। आपको उसमें समझ आएगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। हो सकता है आपको मैथ्स में कुछ टॉपिक्स ना पढ़ने पड़े, आपको प्रीवियस नॉलेज हो उसकी। आपने जैसे किसी ने अगर ग्रेजुएशन तक मैथ्स पढ़ी हो, उसे वो सब हो सकता है पहले से आता हो, तो उसे उन चैप्टर्स पे टाइम नहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी इंग्लिश पहले से अच्छी हो तो आपको इंग्लिश में उतना टाइम नहीं देना। तो आप एक बार मॉक देके देखिए, आपको समझ आएगा कि 100 क्वेश्चंस में से आपको क्या क्या पोर्शंस आते हैं क्या क्या नहीं आते हैं। हो सकता है कुछ आपको पहले से आते हो, उसमें आपकी स्पीड अच्छी ना हो तो आपको सिर्फ स्पीड पे काम करना है। ऐसी छोटी छोटी चीज आपको तब समझ में आएंगी जब आप एक बार मॉक देंगे। और मॉक का एक और फायदा, जब आप मॉक जो होता है वो एकदम रियल टाइम एग्जाम को कॉपी करता है, वो वैसा ही होता है जैसे एकदम असली एग्जाम होता है। तो अगर आप देख रहे हैं मॉक में अरे 5 इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं या 5 इस चैप्टर से पूछे गए, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ठीक है रियल एग्जाम में भी वही 5 वो जो 5 क्वेश्चन हो वो वैसे ना हो, बट उसी चैप्टर से 5 या 4 क्वेश्चन आ ही जाए। तो मॉक इसीलिए देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वेटेज समझ में आएगा कि किस चैप्टर का कितना वेटेज है।
सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि आपको करना क्या है। मैथ्स की बात करें तो मैक्सिमम जो वेटेज होता है वो 2-4 चैप्टर्स को प्रीलिम्स में जाता ही है। एक है सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, जिसके 5 मार्क्स होते हैं। क्लेरिकल में तो 7 से 10 होता है, ऑफिसर में भी 4 या 5 तो पूछ ही लेता है। फिर एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आपको ट्रिक याद करनी है, आपको ट्रिक उसके लिए पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको 5 क्वेश्चंस बन पाएंगे। वरना अगर आप वो प्रॉपर XY वाले मेथड से करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, वो नहीं होगा। नंबर सीरीज भी आता है, 5 मार्क्स का आता है, तो या तो वो इनकरेक्ट वाला होता है या फिल इन द ब्लैंक्स वाले फॉर्मेट में होता है। तो उसकी टाइप ऑफ पैटर्न्स होते हैं, तो वो प्रैक्टिस करके पता चलेगा, वो 5 मार्क्स का होता है। ये वो टॉपिक्स हैं जो आराम से आपको 20 मार्क्स तो दिला ही देंगे। इनको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ पूछे ना पूछे इन 4 टॉपिक में से 1-2 तो पूछ ही लेते हैं, तो आपके 10-12 मार्क्स तो कवर हो ही जाते हैं। और कई बार किस्मत अच्छी होती है तो ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, लास्ट में करना है हमको DI जो है वो 5 से 6 मार्क्स का आता है। कई बार अब तो शायद 10-12 मार्क्स का भी आता है, 5-5, 6-6 क्वेश्चंस का आता है, 2-2, 3-3 DI आते हैं। तो वो अच्छे से तब बनेंगे आपको जब आपकी प्रैक्टिस बाकी के टॉपिक्स पे होगी, जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है, अगर इन पे आपकी पकड़ होगी तो आप DI बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अगर ये टॉपिक्स आपके अच्छे नहीं है तो आपसे DI बनेगी ही नहीं। तो ये जो मैंने चैप्टर्स के नाम बताए अभी ऊपर, जो पहले बोले थे, और जो अभी बताया प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इन सबके आपको 500-500 क्वेश्चंस तो कर ही लेने हैं, ताकि आपकी पकड़ बहुत अच्छी बने। अगर आपको क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस होगी, अगर आपको पता है कि हाँ भाई ठीक है, आप कॉन्फिडेंट है, तो आप इन सबको पेपर में कर पाएंगे। प्रैक्टिस करने से बचना नहीं है, ये प्रैक्टिस ओरिएंटेड एग्जाम है, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस की अब मैं सोर्सेज बता देती हूँ। PDF के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप वीडियोस जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो उनको पॉज करिए, क्वेश्चन पहले खुद से करिए। अगर आपको नहीं बन रहा है तो आप वीडियो प्ले करके देखिए वो कैसे बता रहे हैं। खुद से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा गलत कहाँ कर रहे हैं आप, उसके बाद आप वीडियो देखिए। तो मैथ्स में क्लेरिकल के लिए अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूँ तो 35 में से गुड अटेम्प्ट जो है वो एटलीस्ट 25 से 30 तो होता ही है। उतना तो करना ही है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। और अगर मैं ऑफिसर में बात करूं तो 20 से 25 मान लेते हैं, क्योंकि ऑफिसर का पेपर टफ आता है प्रीलिम्स का। तो मैथ्स के सेक्शन में अगर इतना कर लेंगे तो हो जाएगा। इंग्लिश में पढ़ के ऐसा लगता है कि सब कुछ आता है ना, तो इस वजह से नंबर ऑफ अटेम्प्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि अरे 30 में से 28 क्वेश्चन करके आए, बट एक्यूरेसी बहुत ही कम रहती है। पढ़कर लगता है कि हाँ भाई इजी है, आता है, हमें तो समझ आ रहा है, बट ऐसा नहीं है। तो इंग्लिश में आपको पहले ध्यान देना है कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको समझ भी आ रहा है या नहीं। बहुत बार ऐसा लगता है पैसेज बहुत लेंदी है, तो या तो पूरा पढ़ा नहीं जा रहा, पढ़ लिया तो समझ नहीं आ रहा। तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उसके लिए डेली रीड करना है। मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूंगी, जैसे कोई न्यू बिगिनर है तो मैंने पहले दिन से द हिंदू पढ़ना शुरू नहीं किया था। मैंने अपनी प्रेपरेशन के एकदम लास्ट फेज में जाके द हिंदू पढ़ना स्टार्ट किया था। मैं बहुत ही बेसिक सी चीजें रीड करती थी, जो पढ़ के मुझे ऐसा लगता था कि हाँ भाई मुझे समझ आ रहा है। आप उसको एज ए लैंग्वेज ट्रीट करिए, जैसे हिंदी को करते हैं हम। हिंदी में जैसे हम बचपन से बोल रहे हैं, बचपन से सीख रहे हैं, उसको वैसे ट्रीट करिए। उसको वैसे मत ट्रीट करिए कि एक सब्जेक्ट है, हमको तो पढ़ना ही है। नहीं, आप कुछ आसान पढ़ने से शुरू करिए, देखिए आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना पढ़ पा रहे हैं आप। प्रीलिम्स के लिए अगर आप न्यूज़पेपर पूछें तो मैं बोलूंगी टाइम्स ऑफ इंडिया अच्छा न्यूज़पेपर है, आप वो पढ़ सकते हैं। द हिंदू प्रीलिम्स के लिए उतना अच्छा नहीं है। प्रीलिम्स के लिए द हिंदू बहुत ही टफ लगेगा अगर आप एकदम ही जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अब पढ़ना क्या क्या है, ग्रामर की क्लास जो है वो लेनी पड़ेगी। मैंने रूल्स की क्लास जो थी, ग्रामर रूल्स की क्लास, वो नीतू सिंह करके एक SSC CGL में मैम पढ़ाती हैं SSC वालों को। तो उनकी जो YouTube पे क्लास अवेलेबल थी, मैं उनके एरर डिटेक्शन की वीडियोस देखती थी, पॉज करके खुद कोशिश करती थी। नहीं, जो गलत करती थी उसको नोट कर लेती थी कि चलो ये सेंटेंस है तो मैंने यहाँ गलत किया। तो नोट्स इंग्लिश में बनाना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नोट्स आप बनाएंगे तो आपको भी याद रहेगा कि आपने क्या गलत किया है, आपको क्या गलती दोबारा नहीं करनी। रिवाइज करते रहना उन नोट्स को।
फिर अब आते हैं वोकैबलरी पे। वोकैबलरी जो मॉक टेस्ट में वोकैब्स होती है, जो वर्ड्स आते हैं मॉक टेस्ट में हो गया या क्विजेज आप देते हैं उनमें हो गया, उतना मोर देन इनफ है। आपको कोई अलग से वीडियो, अलग से बुक रेफर करने का मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप वो सब करिए। आप जो भी मॉक टेस्ट देते हैं, जो भी रीड करते हैं, उसमें जो भी आपको वर्ड दिख रहे हैं, आप उसको एक नोटबुक बनाइए, उसमें लिखिए, उसका मीनिंग लिखिए, उसके एंटोनिम सिनोनिम लिखिए और उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करिए। इंग्लिश में बहुत ज्यादा एक्यूरेसी काम आती है, तो कोशिश करिए आप जो भी पढ़े बहुत ज्यादा सोच समझ कर पढ़े और शांत दिमाग के साथ पढ़े। इंग्लिश को वैसे नहीं करना है कि चलो रीड कर लिया हो गया ठीक है, आपको बहुत ही ध्यान से समझ के पढ़ना है। पेपर जो होता है उसमें क्लोज टेस्ट होता है, यानी वो फिल इन द ब्लैंक्स होता है बट एक पैसेज के फॉर्म में होता है। तो उसमें अगर आपको वर्ड्स पता होंगे, वर्ड्स की मीनिंग पता होंगे या आपको सेंटेंस समझ में आएगा कि कहानी में क्या लिखा है, तो आप वो भर पाएंगे। वही चीज एरर डिटेक्शन में आती है, अगर आपको ग्रामर के रूल्स पता होंगे तो ही आप एरर डिटेक्शन कंप्लीट कर पाएंगे। वही चीज पैसेज में आती है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, आप एक बार पैसेज पढ़ेंगे तो आप पैसेज कर पाएंगे अगर आपको समझ में आया तो। मैं सबको पैसेज में सजेस्ट करूंगी पहले क्वेश्चन पढ़िए, एक बार क्वेश्चन पढ़ के देख लो क्या लिखा है, क्या पूछा है, तो सिर्फ वही याद रहेगा बैक ऑफ द माइंड कि ठीक है ये ढूंढना है, इसमें टाइम वेस्ट कम होगा, है ना। तो इंग्लिश के लिए इतना बहुत है। आते हैं रीजनिंग पर। तो रीजनिंग में बच्चे मैंने देखा है 35 अटेम्प्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो रीजनिंग एक गेम चेंजर सब्जेक्ट है। अगर आपके बाकी में फिर भी 30 मतलब कम आ रहे हैं, चलिए मान लीजिए 25 आए एक दोनों सब्जेक्ट्स में तो 50 ही हो रहा है, तो यहाँ से अगर आप 35 कर ले तो आपका स्कोर 85 हो जाएगा। तो रीजनिंग में बच्चे करते हैं स्कोर, और इतना टफ नहीं है रीजनिंग में स्कोर लेके आना, और बहुत ही क्रूशियल है रीजनिंग। आपका एग्जाम का रुख मोड़ सकती है रीजनिंग वैसा। तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो पजल्स का होता है। 4 से 5 पजल्स एग्जाम्स में पक्का आएंगी, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, फ्लोर बेस्ड पजल हो, सिटिंग बेस्ड पजल हो, लाइन बेस्ड पजल हो, सर्कुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्राइंगल हो, किसी भी टाइप की पजल आ सकती है। उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी करना बहुत डिफिकल्ट है, पर अब यह है कि प्रैक्टिस करनी कहाँ से। तो आप कोई भी, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है पजल्स में, तो आप एक नॉर्मल सी कोई भी टाइप्स ऑफ पजल्स की वीडियो उठाइए यूट्यूब से और पहले ध्यान से देखिए कि वो क्या करवा रहे हैं। वो पहले क्वेश्चन देखिए और सीखिए उनसे कि ठीक है सर्कुलर पजल आ रही है तो वो कैसे करवा रहे हैं, अगर कोई अंदर देख रहा है, कोई बाहर देख रहा है। पजल्स में बहुत ज्यादा वेराइटी क्रिएट हो जाती है क्वेश्चन में। तो आप पहले वीडियो में टाइप्स अच्छे से समझिए, वो जैसे समझा रहे हैं उसके नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से, ताकि तब जाके वो आपको हेल्प करेगा। और उनके नोट्स को बार बार रेफर करिए कि भाई ठीक है अगर ट्रायंगुलर पजल है तो उन्होंने कैसे शुरू किया, उन्होंने किस कॉर्नर से शुरू किया। ये सारी छोटी छोटी चीजें डिफरेंस क्रिएट करती हैं एग्जाम में, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल आपको जिनसे आप सीख रहे हैं वो बता रहे हैं तो उसको नोट करना जरूरी है। अब आते हैं मिसलेनियस पे। मिसलेनियस अराउंड 15 से 18 मार्क्स का आता ही है एग्जाम में, या 10-12 मार्क्स का तो आता ही है। तो आप ऐसा नहीं है कि पजल्स ही कर रहे हैं, मिसलेनियस इग्नोर कर दिया, नहीं, मिसलेनियस भी करना है। मिसलेनियस में ब्लड रिलेशन एक अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे लोगों को बहुत टफ लगता है। मेरे लिए इजी था ब्लड रिलेशन, मुझे कंफर्टेबल लगता था तो मैं करती थी। बट अगर आपको लग रहा है कि आपसे नहीं बनता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी उसको टच करने की जरूरत नहीं है, उसको जाने दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। इनइक्वालिटीज एक बहुत अच्छा टॉपिक है, सिलॉजिज्म बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक होते हैं ये सारे, इनको इग्नोर नहीं करना है। फिर एक है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला, वो टॉपिक करना जरूरी है आपको, ठीक है। डायरेक्शन वाला टॉपिक बहुत अच्छा है। तो रीजनिंग में ये सारे जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं इनकी प्रैक्टिस आपको अलग से नहीं करनी है। अगर आप मॉक टेस्ट देंगे और मान लीजिए आपसे उस टाइम नहीं बन रहा है, मॉक को जब आप दोबारा देखेंगे, दोबारा रिव्यू करेंगे कि क्या क्या नहीं बना, तो आप ये खुद से करेंगे तो आपको बन जाएगा। सिलॉजिज्म का मैं सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो देखिए क्या है, कैसा होता है सिलॉग्स, ठीक है, वो देखना है आपको। और इनइक्वालिटी बिगनिंग में समझ नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, पी क्यू ये वो फलाना ढिंगाना, तो उसका भी आप वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए। और तो ऐसा रीजनिंग में ज्यादा कुछ नहीं है, रीजनिंग काफी इजी होता है। अगर एक बार इंसान को समझ में आ जाए तो रीजनिंग एग्जाम काफी इजी बना देता है निकालने के लिए। अब बात करते हैं कि कट ऑफ एग्जाम में जाता कितना है। हम एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए जिस चीज के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो कितनी टफ है, कितनी नहीं है। तो एक एवरेज प्रीलिम्स एग्जाम जो क्लेरिकल में कट ऑफ जाता है प्रीलिम्स का, वो अराउंड होता है 75 से 85 के बीच, और 85 तक जाता है कट ऑफ
कोई हैरानी की बात नहीं है। अगर आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि 85 भी जाता है। बट हाँ, आपको ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि एटलीस्ट आप 100 में से 87, 88, 90 तक अटेम्प्ट करके आओ, एक सेफर साइड, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपका टाइम बुरा हो, कट ऑफ 85 पहुंच जाए। बट एक सेफ कट ऑफ 75 से 80 रहती है, 78 हो गई, कभी ये हो गई, बट इनके बीच में रहती है। बट फिर भी आपको अपनी प्रिपरेशन हमेशा ऐसी रखनी कि जब जब आप एग्जाम देने बैठे आप अपना सिलेक्शन लेके वापस आए, क्योंकि आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप पैसे लगा रहे हैं। 850 बहुत बड़ी रकम होती है जीएसटी वीएसटी जोड़ के, तो आपको उस पैसे की वसूली करने का इंटेंशन रखना है। तो हमेशा कोशिश करिए आप इतना कट ऑफ अचीव करें। और अगर मैं ऑफिसर स्केल पे बात करूँ तो कट ऑफ जो होता है वो यूजुअली 55 प्लस जाता है, कई बार 60 भी चला जाता है। पेपर आसान होता है तो 62, 65 ऐसे भी चला जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप बहुत सारी चीजें जो मुझे याद रही वो कवर हो गई हो। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी मुझे और बनाना चाहिए नेक्स्ट या कवर करना चाहिए तो वो आप कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।